मेरा नाम अभिषेक देवनाथ है। आज वीकली करंट अफेयर्स में हम नई स्टोरी देखने वाले हैं जो कि रिसेंटली 2 अक्टूबर को जो 2 बर्थडेज ज़रूरी थे हमारे दो हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ के, शास्त्री साहब के और गांधी जी के। इस स्टोरी को देखने से पहले पिछली क्लास में जो भी हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ MCQ सॉल्व कर लेते हैं, जो कि मैं हमेशा ही आपको कुछ होमवर्क में देता हूँ। पूछा गया है कि विच स्टेट्स आर कवर्ड अंडर द 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 6th शेड्यूल हमने ऑलरेडी पढ़ा है, अभी रिसेंटली लद्दाख वाला जो मामला है वो 6th शेड्यूल उसमें बार बार मेंशन होते हुए देखने मिलेगा आपको। पूछा गया है कि 6th शेड्यूल किन स्टेट्स पे ऑलरेडी अप्लाई किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी स्टेट्स मेंशन है। हाँ, तो इसका सही आंसर है आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। याद रखना मणिपुर नहीं है। आगे देखते हैं। पूछा गया लद्दाख शेयर्स इट्स बॉर्डर्स विथ विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स या कंट्रीज। तो बड़ा बेसिक सा सवाल है ये, तो इसको एलिमिनेशन से भी सॉल्व किया जा सकता है। जैसे नेपाल भूटान तक तो नहीं जाती है बॉर्डर, बांग्लादेश म्यांमार तक भी नहीं जाती है, हम आसानी से बता सकते हैं। यहाँ बांग्लादेश वापस से हटा सकते हैं, तो ऑप्शन ए ही बचता है। चाइना, हिमाचल, जम्मू और पाकिस्तान में जो ये रीजन है गिलगिट बल्टिस्तान, ये। उसके बाद पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग इंडियाज फर्स्ट बैम्बू बेस्ड इथेनॉल प्लांट। ये भी हमने लास्ट क्लास के करंट अफेयर्स में कवर किया था, तो इसका सही आंसर है असम, ऑप्शन बी। आगे बढ़ा जाए, लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि आइडेंटिफाई द कंट्री दैट इज अ ब्रिक पार्टनर बट नॉट अ फुल मेंबर। रिसेंटली कुछ कंट्रीज जो हैं वो नई भी ऐड हुई हैं ब्रिक्स में, तो कुल मिला के 10 या 11 कंट्रीज हैं। एक बार चेक कीजिएगा कौन कौन सी हैं। इन्होंने पूछा है कौन सी इन चारों में से नहीं है। तो इथियोपिया तो है, साउथ अफ्रीका तो ब्रिक्स के अंदर ही है, चाइना भी ब्रिक्स के अंदर नाम में ही आपको दिख जाएगा, कजाकिस्तान नहीं। तो ये सही आंसर। अब फाइनली हम आज की स्टोरी पे आ जाते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और बचा है हमारे पास। ये भी हमने पिछले करंट अफेयर्स में देखा था। अभी रिसेंटली हमने शायद वियतनाम से कोई रेयर अर्थ मेटल की डील साइन की है। पूछ रहा है कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है दुनिया में रेयर अर्थ मेटल्स का। 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए। वैसे सही आंसर इसका चाइना है। ये बहुत अलार्मिंग बात भी है कि चाइना दुनिया का सबसे बड़ा रेयर अर्थ मेटल का प्रोड्यूसर है, क्योंकि इंडिया को चाइना पे रिलाय होना पड़ता है इसकी ज़रूरत के लिए। और रेयर अर्थ मेटल्स की मेनली ज़रूरत हमें पड़ती है जो फ्यूचर न्यू एज टेक्नोलॉजीज जो हैं उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, जैसे सेमीकंडक्टर हो सकता है। ठीक है, अब फाइनली हम आज की स्टोरी पे आ जाते हैं। 2 अक्टूबर को आपको 2 फेमस पर्सनालिटीज़ के बर्थडे देखने मिलते हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी का और गांधी जी का। रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं उन्होंने भी लिखा भी हुआ है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पे ट्रिब्यूट्स टू महात्मा गांधी एंड श्री लाल बहादुर शास्त्री ऑन देयर बर्थ एनिवर्सरीज। ठीक है, देखते हैं आगे गांधी जी के बारे में कुछ डिटेल्स जान ली जाए। 2 अक्टूबर के दिन पे कुछ बातें लिखी हुई है, जैसे बर्थ डे तो आपको पता ही है, ईयर भी आपको पता हो, 1869 के ईयर में इनका बर्थ हुआ था। ये बड़ा ज़रूरी साल इसलिए भी है क्योंकि स्वेज कैनाल भी इसी साल ही बना है ना। और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हमारी हिस्ट्री में जो गांधी जी जो हैं वो भी इसी दिन पैदा हुए हैं पोरबंदर के अंदर। और भी बातें लिखी हैं कि 1882 में लंदन पढ़ने के लिए गए, उसके बाद 1893 में बड़ा इंपॉर्टेंट इंसिडेंट होता है जब इनको साउथ अफ्रीका में ट्रेन से धक्के मार के बाहर फेंक दिया जाता है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के कारण। उसके बाद से गांधी जी का में आपको चेंज आते हुए देखने मिलेगा। ठीक है, आगे कुछ बात बताई गई है उनके बारे में कि उन्होंने क्या क्या किया है। तो नटल इंडियन कांग्रेस उन्होंने 1894 में साउथ अफ्रीका में जब थे तभी बना ली थी। वहाँ पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और इंडियंस के अगेंस्ट में जिस भी तरीके की एट्रॉसिटीज़ होती थी उससे फाइट करने के लिए, उससे डील करने के लिए। उसके अलावा इन्होंने एक न्यूज़पेपर चालू किया था, इंडियन ओपिनियन, फिनिक्स फार्म स्टैब्लिश किया था, टॉलस्टॉय फार्म स्टैब्लिश किया था। टॉलस्टॉय बहुत इंपॉर्टेंट ऑथर भी रहे हैं जिन्होंने गांधी जी की आइडियोलॉजी को शेप करने में बहुत मदद भी की है। उसके बाद बताया गया है कि 9 जनवरी 1915, इस दिन 1915 को गांधी जी इंडिया रिटर्न कर जाते हैं फाइनली। और साउथ अफ्रीका में जो भी उन्होंने वहाँ के इंडियंस के लिए और या वहाँ के लोकल्स के लिए फ़ाइट किया था उनके राइट्स के लिए, वहाँ पे वो जीत भी जाते हैं उस लड़ाई को। और उसके बाद सेम प्रैक्टिसेस जो है जिसको हम सत्याग्रह कहते हैं, इस मेथड को यूज़ करते हुए, नॉन वायलेंस को यूज़ करते हुए वो सेम टेक्निक्स इंडिया में भी यूज़ करते हैं हमारे नेशनल मूवमेंट में।
अच्छा, ये जो 9 जनवरी का दिन है, इस दिन हम प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाते हैं, जिसको NRI डे कहा जाता है। ये आप ध्यान रखना। 2023 में जहाँ मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इंदौर में, यहाँ पे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको सेलिब्रेट किया था जब हमारी G20 चेयरमैनशिप भी थी। उसके बाद बताया गया कि साबरमती आश्रम वापस आने के बाद 1917 में बनाया जाता है। कुछ और भी बातें लिखी गई है, जैसे हिंद स्वराज उनका एक इंपॉर्टेंट वर्क है। एक ऑटोबायोग्राफी भी है जिसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ। कुछ बेसिक डिटेल्स हैं जो कि आपको गांधी जी के बारे में पता होनी चाहिए। कुछ मेजर मूवमेंट्स हैं जो उन्होंने लीड किए। तो जब गांधी इंडिया पहुंचे तो जाते से ही, मतलब इंडिया लौटते से ही सीधा नेशनल स्ट्रगल के काम में नहीं लग गए। पहले उनके जो पॉलिटिकल मेंटर थे गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने गांधी जी को एडवाइस किया कि आपको एक बार पूरा इंडिया का टूर कर लेना चाहिए, है ना। अभी जो IAS IPS जो भी ऑल इंडिया सर्विसेज की ऑफिसर्स होते हैं, उनका भी भारत दर्शन इसी फिलॉसफी पे भी कराया जाता है, जो एकेडमी एग्जाम क्लियर करने के बाद आप जाते हैं वहाँ पे। तो इंडिया आने के बाद एक लंबा टूर किया उन्होंने। उसके बाद धीरे धीरे करके उन्होंने कुछ छोटे मूवमेंट शुरू किए, जिसमें आपको सबसे पहला देखने मिलेगा चंपारण सत्याग्रह। जो इंडिगो फार्मर्स थे उन पे जो भी एट्रॉसिटीज़ हो रही थी, उनके ऊपर जो टैक्सेस लगाए जा रहे थे और जो उनको ज़बरदस्ती इंडिगो उगाने को कहा जा रहा था, उसके अगेंस्ट में एक मूवमेंट चालू होता है चंपारण सत्याग्रह बिहार में 1917 में। ये पहला मेजर मूवमेंट है। उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह है 1918 में। राउलेट सत्याग्रह है 1919 में। राउलेट सत्याग्रह राउलेट एक्ट के अगेंस्ट में, जिसको हम ब्लैक एक्ट भी कहते हैं, जिसमें बिना जुडिशियल इंटरवेंशन के या बिना रिप्रेजेंटेशन के किसी भी इंसान को अरेस्ट कर लिया जाता है। इसमें बड़ा फेमस स्लोगन भी था, नो अपील, नो वकील, नो दलील। उसके बाद बताया गया है कि कुछ मेजर मास मूवमेंट जो हैं, जिनको हम पैन इंडिया मूवमेंट भी कह सकते हैं, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो गांधी जी ने लीड किया था 1920 से 22 के बीच में, 2022 में चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद ये मूवमेंट खत्म हो जाता है। तो ये पहला पैन इंडिया मूवमेंट है जहाँ पे इंडिया के हर एक हिस्से से हर एक तबके के लोग जो हैं वो किसी एक सिंगल मूवमेंट में सिंगल ऑब्जेक्टिव को लेके पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम गांधी जी को इतना रिस्पेक्ट देते हैं, इतना बड़ा फिगर मानते हैं, क्योंकि उन्होंने इंटीग्रेट किया सारे इंडिया को उस समय पे। उसके बाद सेकंड मेजर आपको जो पैन इंडिया मूवमेंट देखने मिलेगा वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है। दांडी मार्च इसी समय पे होता है, 1930 में शुरू होता है ये। और फिर फाइनली क्विट इंडिया मूवमेंट लास्ट लार्ज स्केल मूवमेंट था जो इन्होंने लीड किया। उसके 5 साल बाद तो हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं 47 में। अब शास्त्री जी के बारे में कुछ बातें लिखी हुई है। वो भी सेम ही डे पैदा हुए हैं, 2 अक्टूबर, ईयर अलग है 1904। काफ़ी जूनियर थे वो गांधी जी से। यहाँ लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश में वो पैदा हुए। लिखा हुआ ही वॉज डीपली इंस्पायर्ड बाय महात्मा गांधी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया बाद में चल के, जैसे यहाँ लिखा है, एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड गॉट अरेस्टेड मल्टीपल टाइम्स। उसके बाद इंडिपेंडेंट इंडिया में उन्होंने अपना पॉलिटिकल करियर भी शुरू किया, रेलवे मिनिस्टर भी रहे और भी काफ़ी सारे पोर्टफोलियोज पे रहे वो। यहाँ पे एक इंसिडेंट लिखा हुआ है, ही इज़ वेल नोन फॉर रिजाइनिंग एज रेलवे मिनिस्टर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो होता है यूनियन कैबिनेट में, इन 1956, टेकिंग मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ ट्रेन एक्सीडेंट, अ रेयर एक्ट ऑफ पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी। आज 2025 में आपको ऐसा होते हुए कहीं नहीं देखने मिलेगा। इसीलिए एक्सेप्शनल इंसान है, इसीलिए इनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। लिखा हुआ ही सक्सीडेड जवाहरलाल नेहरू एज दी प्राइम मिनिस्टर। नेहरू साहब के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो लार्जेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर हैं अभी फिलहाल तक, है। मोदी साहब अपने थोड़े टेन्योर और कंप्लीट कर लेंगे तो शायद वो भी बन सकते हैं। उसके बाद शास्त्री जी के बारे में कुछ और भी बातें लिखी हैं। 1965 इंडो पाक वॉर के समय पे ये प्राइम मिनिस्टर रहे। इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लोगन भी दिया, जय जवान जय किसान, जो कि नेशनल सिक्योरिटी और फूड सिक्योरिटी दोनों को एड्रेस करता है। उसके बाद एंड में बताया गया है कि शास्त्री जी की डेथ जो है, जब वो उज़्बेकिस्तान में ताशकंद डिक्लेरेशन साइन कर रहे थे, उसके कुछ समय बाद ही हो गई थी, कुछ मिस्टीरियस तरीके से। इस पे काफ़ी डिबेट होती। ठीक है, आज की हमारी स्टोरी जो है उसको ख़त्म करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास नेशनल करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की कुछ फैक्ट शीट है। पहला नेशनल में हमारे पास बताया गया है कि इंडिया का पहला कोऑपरेटिव कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट जो है वो महाराष्ट्र में बनाया गया है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा इकॉनमी और बिजनेस में एक और बात लिखी गई है कि गवर्नमेंट जो है वो इंश्योरेंस सेक्टर में 100% FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउ कर रही है।
ऑटोमेटिक रूट में, है ना। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जब कोई फॉरेन एंटिटी, फॉरेन कंपनी या फॉरेन गवर्नमेंट, कोई फॉरेन इंडिविजुअल बाहर से पैसा इंडिया में डाल के कुछ एक्वायर कर लेता है यहाँ पे, है ना। इसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउड ही नहीं है, जैसे एटॉमिक एनर्जी में अलाउड ही नहीं है। कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ पे अलाउड तो हैं, 100% एपीआई अलाउड है, पर ऑटोमेटिक रूट में अलाउड नहीं है, गवर्नमेंट रूट के थ्रू अलाउड है। और कुछ जगहों पे 100% अलाउड है ऑटोमेटिक रूट में, यानी कि यहाँ पे ज़्यादा गवर्नमेंट रेट टिपिज्म नहीं होता है। तो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि हम इंश्योरेंस को भी कर लेंगे इसमें। उसके बाद इंटरनेशनल फैक्ट शीट में हमारे पास 2 चीज़ें हैं। तो रिसेंटली यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप साहब जो हैं, उन्होंने 20 पॉइंट गाजा पीस प्लान अनाउंस किया है, जो कि इस रीजन में, गाजा और इजराइल वाला जो रीजन है, यहाँ पे जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो भी वॉर सिचुएशन चल रहा है, इसको ख़त्म करने के लिए ये प्लान है। ठीक है, अब गाजा स्ट्रिप क्या है इसको अभी हम मैप में देख लेंगे। उसके बाद एक और चीज़ हमको देखने मिलती है इंटरनेशनल अफेयर्स में ही, कि यूनाइटेड स्टेट्स और टर्की जो है, इन्होंने रिसेंटली कोई न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया। दुनिया में बहुत सारे और भी न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट्स हैं, जैसे वासेनार हो सकता है या फिर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी हो सकती है, इस तरीके के और भी हैं। एक बार आप पता करना, ये भी पता करना कि न्यूक्लियर एनर्जी या न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो हम न्यूक्लियर फ्यूजन से बनाते हैं या न्यूक्लियर फिजन से बनाते हैं। इतना बेसिक हमको पता होना चाहिए। अच्छा, अभी हमने जैसे गाजा स्ट्रिप के बारे में और इजराइल हमास इन चीज़ों की बात की, तो एक बार मैप में भी देख लेते हैं। ये इजराइल का मैप है, बहुत छोटी सी कंट्री है, पर काफ़ी रेलेवेंट है फिलहाल की तारीख में। तो अभी जो गाजा की जगह की हमने बात की थी, वो आपको इस जगह पे देखने मिलेगी, इजराइल और मेडिटेरेनियन सी की बॉर्डर से लगते हुए। यहाँ गाजा सिटी भी है। थोड़ा ऊपर जाएंगे तो आपको इजराइल की कैपिटल भी देखने मिल जाएगी, टेल अवीव। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट भी आपको देखने मिलेगा, हाइफा पोर्ट। तो हमारा जो अडानी ग्रुप जो है, अडानी पोर्ट्स, मेजॉरिटी ओनरशिप फिलहाल इस पोर्ट का अडानी पोर्ट्स के पास में है। और यहाँ पे कुछ और भी आपको रीजन देखने मिलेंगे, जैसे गोलान हाइट्स, जैसे वेस्ट बैंक, जैसे डेड सी जो यहाँ पे है, मेडिटेरेनियन सी हमने ऑलरेडी देख लिया है। कुछ बॉर्डरिंग कंट्रीज देखने मिल सकती हैं, जैसे लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट। तो जो भी रिसेंटली एरियाज न्यूज़ में हैं, उनके बारे में आपको ठीक ठाक जोग्राफिक नॉलेज भी होना चाहिए। ठीक है, इन्हीं में से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस बना के मैं नेक्स्ट जब करंट अफेयर्स में पढ़ेंगे तब 5 क्वेश्चन कुछ में डाल दूंगा। तो पढ़ के रखना, नेक्स्ट क्लास में दोबारा मिलते हैं, तब तक कीप लर्निंग।